नमस्कार। द वायर के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। देश में आजकल लगातार बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। संसद से लेकर सड़क तक लोग बात कर रहे हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, अतीत में क्या हुआ था, कैसी चीज़ें लोग अब अपनी इमेजिनेशन में इतिहास के बारे में बताते हैं और ये सारा इतिहास व्हाट्सएप से आता है। लेकिन इसी दुनिया में बहुत सारी प्रामाणिक चीज़ें भी हो रही हैं। भारत में राइटिंग यानी लेखन जो शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे पहला शब्द लिखा गया, पहला अक्षर लिखा गया, इन सब के बारे में बेहद प्रामाणिक काम हमारे पास एक किताब की शक्ल में सामने आया है। ये किताब है इफ़ ऑल द वर्ल्ड वर पेपर। इस किताब को लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाने वाले डॉक्टर टाइलर एच विलियम्स ने। डॉक्टर टाइलर डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एशियन लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन डिपार्टमेंट में हैं और पढ़ाते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर टाइलर, आपका स्वागत है। डॉक्टर टाइलर की किताब जो है वो पुरानी पांडुलिपियों के बारे में है। सीधे शब्दों में कहें तो ये देखते हैं कि लोग कैसे लिखते थे, ना कि क्या लिखते थे। उनके शोध का मुख्य केंद्र भी यही है। इनकी किताब कोई आम साहित्यिक इतिहास नहीं है। किताब पूछती है कि हिंदी का साहित्य सिर्फ बड़ी बड़ी कविताओं और प्रसिद्ध लेखकों के बारे में नहीं है। ये उन छोटे छोटे लोगों के बारे में भी है जिन्होंने इस भाषा को संजोया। बहुत सारी ऐसी लिपियां थीं जिनके बारे में लिखा जाता था, लेकिन वो चीज़ें कभी सामने नहीं आई। डॉक्टर टाइलर, पहला सवाल मेरा यही है कि जब आप इस किताब को लिखने के बारे में सोच रहे थे और ये शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये जहन में आया आपके कि पांडुलिपियाँ या जो प्रमाणिक जो भी दस्तावेज आपने देखे आपकी रिसर्च के दौरान, इन पर लिखा जाए और इनको दुनिया के सामने लाया जाए, और क्या एक भावना थी कि क्यों लगा कि ये ज़रूरी है? जी, तो स्कॉलर्स साहित्य के इतिहास को कई नज़रों से देखते हैं, अनेक नज़रों से देखते हैं। कुछ स्कॉलर्स यहाँ से शुरू करते हैं कि जो महान लेखक, जो महान कृतियाँ रचना हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। कुछ लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि राजा बादशाह अपने दरबार में बादशाह के दरबार में कौन कौन से कवि थे, कौन कौन से रचनाकार थे। मैंने यहाँ से शुरू किया था अपना वो रिसर्च की आम लोग कैसे रचनाओं को, किन किन रचनाओं को पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, कॉपी कर रहे थे। छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, नगरों में बनिया लोग, मर्चेंट लोग क्या पढ़ रहे थे अपने बैठकों में। भक्त लोग कैसे गाना गा रहे थे अपने सत्संगों में। यानी कि एक समाज का जो आम तबका था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो भाषा को कैसे बरत रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीडे लोग, आम लोग जी, द अपनी ज़िंदगी लेमैन। में, हाँ वो और हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पाते हैं इससे कि जैसे आजकल हम जिस तरह हिंदी साहित्य को समझते हैं, प्राचीन से हिंदी साहित्य को समझते हैं कि उर्दू अलग थी, हिंदी अलग थी, वो सूफी कवि उनकी परंपरा अलग थी और भक्ति कवियों की परंपरा अलग थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। पूर्व औपनिवेशिक काल में वो आम लोगों की जो इमेजिनेशन में, उनके इमेजिनेशन में ये सब मिक्स थे। उनके अपने ही जानरस थे, उनके अपने ही कैटेगरीज थे साहित्य के। और हम हस्तलिखित ग्रंथों को अगर ध्यान से उनको देखें तो ये जानरस और ये डिस्टिंक्शंस हमको नज़र आते हैं। जी। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हैं इस बारे में, इसलिए मैं देखकर बोल रही हूँ। आपने पांडुलिपि संस्कृति, मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर का ज़िक्र किया है। ट्रेडिशनल लिटरेरी हिस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, जैसे प्रिंटिंग जो आज मौजूद है, तब प्रिंटिंग मौजूद नहीं थी, तब लोग हाथों से लिखा करते थे। अब तक जो हिंदी साहित्य पे बात होती रहती है, आप जब देखते हैं तो क्या लगता है कि जब ये जानकारी जब आप किताब के तौर पर सामने ला रहे हैं, तो व्हाट इज़ दिस एडिंग अप टू द मटेरियल वी स्टिल हैव? इसमें क्या जुड़ रहा है जो हमारे पास साहित्य को लेकर पहले से चीज़ें हैं उसमें? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली अगर आप आज प्रेमाख्यान पद्मावत जैसी के पद्मावत की कोई कॉपी को उठाए, या मौलाना दाऊद के चंदायन की कोई कॉपी को उठाए, जो फेमस सूफी प्रेम कविताएं हैं, जो प्रिंटेड किताबें हैं, अगर उनको देखें तो जिस तरह से वो टेक्स्ट लेआउट किया गया है, जिस तरह से छप गया है, एक्चुअली उसका जो आकार है, जो फॉर्म है, जो स्टाइल है और जो एस्थेटिक्स है,
वो सब वो प्राचीन पांडुलिपि संस्कृति मैन्यूस्क्रिप्ट कल्चर से होके आ रहे हैं। उनका भी एक इतिहास है। ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेज़ लोग आ गए थे और प्रिंटिंग इंडस्ट्री शुरू हुई और ये सारी चीज़ें तब तय की गई थी। नहीं, उनका भी एक उससे पहले एक इतिहास है। और जिन लोगों ने ये स्टाइल्स और कन्वेंशंस बनाए थे वो दरबारी कवि भी थे, दरबारी स्क्राइब्स भी थे, कस्बा के जो कस्बा और गांव के जो पटवारी होते थे, जो मर्चेंट्स जो होते लोग थे, लिखने के काम में थे लिखने का ऑलरेडी, जो हाँ, क्लैरिकल लिखने का कामों काम, में थे। हाँ, जो एवरीडे लिखने का काम करते थे, वो लोग ऐसी चीज़ें इन्वेंट की थी उस ज़माने में। इसके साथ ही जो जो आपकी किताब का टाइटल है इफ ऑल द वर्ल्ड वर पेपर, यानी कागज़ का जो महत्व है जब वो आता है, यानी कि लेखन को एक फिजिकल फॉर्म में जब हम देखते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं भाषा को लेकर, लेकिन लेखन यानी कहाँ से पहला अक्षर लिखा गया, उसको लेकर जब हम समझते हैं तो जब लिखना शुरू हुआ तो कैसे साहित्य में बदलाव आया? इसने केवल जो किताब पर लिखा अक्षर था, इसने कैसे साहित्य को बदला? इसको आप किस तरह से देखेंगे? जी, लिटरेसी एक बार लिटरेरी कल्चर में अच्छा, लिटरेरी कल्चर में एक किसी साहित्य के कल्चर में उसकी साहित्य के वो वातावरण में, उसके सभ्यता में, उसके संदर्भ में एक बार लिटरेसी लेखन प्रवेश हो जाता है तो उस साहित्य की कल्पना, उसका जो इमेजिनरी लैंडस्केप है, उसका जो इमेजिनेशन है, उसमें एक परिवर्तन हो जाता है। जैसे ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि कबीर निरक्षर थे, ठीक है, और वो बोलते थे और फिर उसे उनके शिष्यों ने लिखा। जी हाँ। लेकिन अगर हम उनकी कविता को ध्यान से पढ़े तो दो बात सामने आती हैं। पहली बात यह है कि बिना पढ़ते, मतलब भले ही वो निरक्षर थे, लेकिन उनको, मतलब उनका ज्ञान पर, वो उस टाइम के साइंसेस पर, उनके फिलॉसफी, थियोलॉजी पर गजब पकड़ था। दूसरी बात ये भी सामने आती है कि उनके विचार पे भी, उनके सिद्धांत, उनके विचार पर, उनकी थियोलॉजी पर, फिलॉसफी पर भी लिटरेसी का असर पड़ा था। जैसे उनका एक बहुत उनकी एक साकी है, पोती पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ढाई अकर क्या है? ढाई अकर मतलब इश्क। नाउ ये कबीर जो तथाकथित निरक्षर कवि थे, उनको कैसे पता था कि इश्क कैसे लिखते हैं, एक आधा ई आधा श और क से। हाँ, सो इससे ये पता हो जाता है कि तथाकथित निरक्षर संत कवियों पर के विचार पर भी, उनके कविता और कविता विचार पर भी, उनके सौंदर्य बोध पर भी लिटरेसी और लेखन के सौंदर्य बोध का असर पड़ा था। आप जब लिखते हैं तो आपने डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात की है कि कैसे छोटे जो गुटके थे, गुटके की फॉर्म जो आई है उसके बारे में आपने बहुत बात की हुई है कि कैसे जो ओरल ट्रेडिशन था, जैसे हम बात कर रहे हैं कबीर की, कहा जाता है कि वो सिर्फ बोल रहे थे और उसको लिखा गया। तो ऐसे में जब गुटका, जिसको जो छोटी किताब आती है, तो उसको जो गुटका नाम दिया गया, आपको लगता है जो लिखित पाठ है इस दोनों का दोनों को समझने में कैसे मदद की? ओरल ट्रेडिशन और जो लिखने में जो भी लिखा जा रहा था उसके बीच क्या आप देखते हैं कि जब गुटका जैसी एक अवधारणा आती है तब एक संबंध बनता है जो लेखन और उस चीज़ को और आगे फैला देता है? अच्छा, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि ये गलतफहमी है कि एक अलग से एक मौखिक परंपरा है और एक लिखित परंपरा है। वो जब से लेखन की टेक्नोलॉजी आई है भारत में, उस टाइम से मौखिक परंपरा और लिखित परंपरा का एक द्वंद्वात्मक संबंध है, एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप होता है। और हम देखते हैं कि पूर्व आधुनिककालीन हस्तलिखित ग्रंथों में काय प्रकार का लेखन दिखता है। मतलब यह है कि कुछ लोग नोट्स लिखते थे, जैसे आजकल लोग अपनी कॉपी में नोट्स लिखते हैं क्लासेस की, जो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स उनको इंटरेस्टिंग लगते हैं उनके बारे में कुछ नोट्स लिखते हैं। और हाँ, छोटे बच्चे और हमारी टाइम में JNU में जो स्टूडेंट्स होते थे, अगर कोई कविता, कोई सॉन्ग लिरिक
उनको पसंद है, पसंद है तो उसको दर्ज कर रहे हैं। दर्ज कर रहे हैं। वैसे ही मध्यकाल में लोग ऐसी चीज़ें नोट करते थे अपने गुटकाओं में। सो गुटका एक चीज़ है जिसमें लोग अपने पर्सनल नोट्स लिखते थे। पोथी दूसरी चीज़ है। पोथी में आप ऐसी रचनाएं लिखते थे, ऐसे ग्रंथ लिखते थे दूसरों के पाठन के लिए। एक तीसरा प्रकार की किताब भी है जिसको हम किताब या कोडेक्स कहते हैं, जिसमें एक पन्ने पे वो पद होता था, वो सामने वाले पन्ने पे उसका इलस्ट्रेशन भी होता था, जिसको हम तस्वीर से समझाया जाता था। हाँ, तस्वीर से समझाया जाता। सो अलग अलग प्रकार के का लेखन होता था। और पहले हमको इसको देखना होता है, इसको देखना चाहिए कि लोग किस लिए लिख रहे थे, अपने लिए, दूसरों के लिए। क्या वो अपने पठनार्थ लिख रहे थे या और लोगों को पढ़ाने के लिए लिख रहे थे उसको। आपने जब ये बात आती है और लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आपने संप्रदायों का जिक्र किया है। संप्रदायों की जो राइटिंग थी, जो संप्रदाय के लोग थे, अगर वो ग्रंथों को या फिर जो अपने गुरुओं की शिक्षाओं को दर्ज कर रहे थे, जब हम बात करते हैं तो क्या ये पर्सनल राइटिंग नहीं थी? ये क्या उनके धर्म के या उनके संप्रदाय के प्रसार के लिए था? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ जी। सो शुरुआत में या केवल ये जो चीज़ें थी ये उनके लिए उपासना या पूजा तक सीमित थी कि नहीं, जैसे आजकल लोग घरों में जब रामचरितमानस रखते हैं या गीता रखते हैं तो उसे एक धार्मिक, उसे पूजा की वस्तु माना जाता है, वो सामान्य पढ़ने लिखने की किताब नहीं मानी जाती, वो एक पेडेस्टल पर है। तो क्या आपको लगता है ये जो रचनाएं, जिन संप्रदायों की आपने बात की है, दादू पंथ की और निरंजनी संप्रदाय की या सिखों की ही, तो क्या जिस तरीके की जब वो लोग दर्ज कर रहे थे अपनी शिक्षाओं को अपने गुरुओं की, तो क्या ये सिर्फ धार्मिक दृष्टि से था या कोई इसका सामाजिक कोई प्रभाव भी वो सोच रहे थे पड़ेगा? हाँ, ये दिलचस्प बात है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में लेकिन की एक नई अवधारणा सामने आती है कि दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय जैसे संप्रदाय अपने हिम्स और अपने संतों की कविताएं लिखते समय शुरुआत में वो मतलब याद के लिए, मेमोरी के लिए लिख रहे हैं, परफॉर्मेंस के लिए लिख रहे हैं। बाद में उनको एक धार्मिक ग्रंथ या पवित्र पोथी की अवधारणा सामने आती है कि वो अपनी कम्युनिटी के डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता को स्थापित करने के लिए ऐसे धार्मिक ग्रंथ, जैसे सिख लोगों ने 1603-1604 में आदि ग्रंथ स्थापित की थी, वैसे ही कुछ भक्ति संप्रदाय जैसे दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय और भी संप्रदाय हैं जिन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ, अपनी पवित्र पोथी को स्थापने की कोशिश की थी उस जमाने में। हालांकि अब तो हमको इसका याद नहीं रहा, बट उस जमाने में ये संप्रदाय आपस में compete और collaborate कर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि अच्छा उस सिख संप्रदाय ने एक धार्मिक ग्रंथ स्थापित किया था, हम भी वैसे कोई हम भी वैसे कोई पवित्र पोथी स्थापित करें। जब हम इन सब की बात करते हैं संप्रदायों की अलग अलग, तो लिपि भी अलग हो जाती है। भारत में देवनागरी लिपि आती है जब हिंदी के साथ में, वो भी बहुत बाद की बात है। बहुत अन्य लिपियां हैं, उनका जिक्र आपने किया है किताब में। जब ये लिपिगत विविधता थी, तो जब हम आज हिंदी जो बोलते हैं, जो हम आज जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी ही है। जब हमारी ये जो जर्नी चल रही है लेखन की, साहित्य की, इसमें एक ऐसे लिपियाँ इसके साथ साथ बहुत फ्लूइड हो गई। पर आज जब हम देखते हैं, वो मेरा अगला सवाल होगा कि आज वो जो डेफिनेशन है बहुत नैरो होती जा रही है, बहुत संकीर्ण होती जा रही है भाषा को लेकर जो है। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे जैसे लिपियाँ बदली हैं, जो लिपियों की विविधता थी, इसने साहित्य को कैसे प्रभावित किया? जी, अच्छा सवाल है। मैंने किताब की शुरुआत में ये लिखा है, ये कहा है कि अगर हम ये मानकर चले कि हिंदी भाषा नागरी या देवनागरी में लिखी जाती है, तो आर्काइव में जाते समय हमको सिर्फ इतने से हस्तलिखित ग्रंथ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मानकर चले कि हिंदी किसी भी लिपि में लिपियों का विस्तार कर दें, हाँ, लिपियों का विस्तार कर दे, तो पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में भी,
मध्य प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी, हम राजस्थान में भी, तमिलनाडु में भी हमको हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं। और एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ, अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि अगर आपको पूर्व आधुनिककालीन हिंदी पर शोध कार्य करना हो तो आपको देवनागरी लिपि के अलावा फारसी लिपि, फारसी अरबी लिपि, गुरमुखी और गुजराती लिपि और बंगाली लिपि भी सीखनी होगी, क्योंकि हिंदी इन सारी लिपियों में लिखी जाती थी उस ज़माने में। जी, इसी से मेरा दूसरा सवाल जो आता है कि जो हम आज के भारत में देखते हैं, जहाँ केवल एक तरह की हिंदी की बात हो रही है, हम देखते हैं लगातार हमारी जो केंद्र सरकार है उस पर हिंदी इम्पोजिशन के आरोप लगते हैं। एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे विषय डाले जाते हैं जो शायद वहाँ जो छोटे बच्चे जब छोटी कक्षाओं में हैं उनके लिए वो उनकी मातृभाषा सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हिंदी। इसको लेकर हमने बहुत विरोध भी देखा है बीते कुछ सालों में। जब आज हम देखते हैं, जब हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदी कई लिपियों में लिखी जाती थी, लेकिन जब हम देखते हैं आज एक ऐसी सरकार जो हिंदी को बढ़ावा देने का दावा करती है, वो इस तरीके की विविधता या किसी भी तरह की भाषाई विविधता को स्वीकार नहीं कर रही है। ये किस तरह की सिचुएशन है और ये हमारी भाषाओं पर, हमारी भाषा की जो अब तक की जर्नी रही है उससे किस तरह से प्रभावित करेगी? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि केंद्रीय सरकार को हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा से कोई मतलब नहीं है, कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है। उनको केंद्रीय सरकार को सिर्फ वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और एक हेजेमोनिक पॉलिटिक्स को स्थापित करने में इंटरेस्ट है। जो असली हिंदी वाले हैं, जो हिंदी वाले रोज़ घर जाके हिंदी कविता पढ़ते हैं, छायावादी कविता पढ़ते हैं, जो लोग अपने गांव जाकर वो संत कविता गाते हैं, जो प्रोफेसर्स हिंदी के विभागों में बैठकर अपने स्टूडेंट्स को हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को ऐसी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हिंदी के इम्पोजिशन पर ये जो उनका दावा है कि ये वो हिंदी की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्या ये कहीं भी आपको सही लगता है? नहीं, बिल्कुल गलत लगता है, बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली उसका एक डिस्ट्रैक्शन है। जो असली मुद्दे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ सीट्स घटा दिए गए हैं। जी, सच बात यह है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी विभागों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। सो ये मुझे बहुत बकवास बात लगती है कि वो ऊपर से लोगों के ऊपर हिंदी थोपने की कोशिश में है। आपकी किताब में हिंदी को एक संपर्क भाषा, लिंगुआ फ्रैंका के रूप में देखा गया है। जब हम पिछले सवाल से इस बात को जोड़कर देखें तो क्या आपका जो भी शोध रहा है, आपकी जो रिसर्च रही है, क्या आप देखते हैं कि हिंदी की जो अभी वर्तमान परिभाषा है, क्या वो बहुत नैरो हो गई है, बहुत संकीर्ण हो गई है? नहीं, संकीर्ण नहीं हो गई है। एक्चुअली आज भी बहुत से कवि और उपन्यासकार और अन्य लेखक बड़े बड़े प्रयोग और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम वो फिल्म को देखें, नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स को देखें, सो आजकल टेलीविज़न और फिल्म मीडिया में लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हिंदी के साथ। वो स्थानिक भाषाएं, लोकल बोलियाँ, लोकल लैंग्वेजेस मिक्स कर रहे हैं, डायलेक्ट्स यूज कर रहे हैं। भोजपुरी का भी पोजीशन काफ़ी तगड़ा हो गया, बढ़ रहा है बॉलीवुड में। तो उन्हें अभी भी साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, चल रहे हैं लैंग्वेज के साथ। लेकिन अगेन ये सब साहित्य के क्षेत्र में हो रहा है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नहीं। वो केंद्रीय सरकार और सच बताओ तो सरकार की जो भाषा है, जो क्लिष्ट और थोड़ा खड़ी भाषा है, उसमें डायनामिज्म, उसमें चेंज लाना बहुत मुश्किल है। बहुत हालत ये है कि कोई सरकारी विज्ञप्ति आ जाती है तो डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है। हम लोग जो हिंदी में बोल सुन रहे हैं, हम भी नहीं उसको कई बार डिकोड कर पाते हैं। जो हिंदी वाले हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। जी, विभागों की तरफ से जो नोटिस आते हैं उनमें भी कई बार इसी तरह की भाषाएं लिखी होती हैं। एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, खासतौर पर भाषाई विविधता को लेकर
लेकर है। हम लोगों ने कुछ समय पहले द वायर ने एक उर्दू का फेस्टिवल किया था, जिसमें एक सेशन था कि हिंदी उर्दू कितनी अलग है, कितनी अलग नहीं है। जब आप जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज हम जैसे कहते थे, जिसमें विभिन्न भाषाओं के, जिसमें अरबी फारसी के भी शब्द हैं, जिसमें उर्दू के भी शब्द हैं, आपके लिए हिंदुस्तानी भाषा क्या है, या आपकी हिंदी जो है आप किसे हिंदी मानते हैं? जी हमारे JNU में हमारे एक प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, वीर भारत तलवार, जिन्होंने कहा था कि वो भाषा मजबूत है जो अन्याय भाषाओं से चीज़ें मतलब शब्द और सीखें। और सच बात है, वो हिंदी मुझे अच्छी वो हिंदी क्या है, हमेशा से एक साहित्यिक भाषा होती है और एक डायलेक्ट बोली होती है। जो भाषा बोली जाती है सड़क पे और जो भाषा किताबों में छपती है, यूज़ होती है, वो अलग अलग होती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई ये बुरी चीज़ नहीं है, बुरी बात नहीं है। ये हर देश, हर कल्चर में होती है। लेकिन वो साहित्यिक भाषा साहित्यिक भाषा तब समृद्ध हो जाती है जब वो लोगों के बोलियों से, उनके मतलब आम लोगों के भाषाओं से निकाल के लेकर आए। एग्जैक्टली। जब हम बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, बाकी सरकारें क्या कर रही हैं, आपने एक लंबा शोध किया, आप एक लंबा अरसा, लगभग आपको 20 साल हो जाएंगे कुछ समय में, जब आप हिंदी को और भारत को बहुत करीब से देख रहे हैं आपके रिसर्च के तौर पे। रिसर्च के तौर पे आपने किताब में भी दर्ज किया कि आपने कहाँ कहाँ, आप कितने राज्यों में गए हैं। क्या ये शोध के लिए जो आपका पूरा रिसर्च का काम है, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई? क्या भारत में ऐसी सुविधाएं हैं, या ऐसा बहुत आसान है इस तरह की कोई रिसर्च करना, वो भी पांडुलिपियों पे, वो पांडुलिपियाँ जो 1-2 सदी पहले की हैं? क्या चुनौतियाँ थी, क्या आपने क्या क्या फेस किया, और क्या कुछ ऐसा था जो आपको लगा कि वो उम्मीद से परे था, चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो? क्या आपका अनुभव इसको लेकर, जो आपका रिसर्च का इतना लंबा अनुभव है, वो कैसा रहा? जी दरअसल भारत की जिन पुस्तकालय और आर्काइव्स में हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं, उन इंस्टीट्यूशंस, उन संगठनों, ग्रंथ भंडार के जो स्टाफ हैं, वो ज़्यादातर मेहनती और ज्ञानी और नॉलेजेबल होते हैं और मदद भी करते हैं रिसर्चर्स की। लेकिन क्या होता है, लोग जाते ही नहीं आर्काइव्स में। स्कॉलर्स, हम जैसे स्कॉलर्स जाते ही नहीं आर्काइव्स और लाइब्रेरीज में, ये समझ कर के अरे कोई हेल्प नहीं करता है, वो लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, और वैसे भी क्या मिलता है, ऑलरेडी सब कुछ छप चुका है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखने से क्या फ़ायदा है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। इनफैक्ट आज तक ऐसे हज़ारों, मतलब सिर्फ हिंदी की बात करूँगा, हिंदी के ऐसे हज़ारों मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जिनकी कृतियाँ कभी छपी नहीं हैं, जिनके बारे में हमको कुछ आर्काइव्स में पढ़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और जो स्कॉलर्स ऑलरेडी हिंदी साहित्य पर काम कर रहे हैं, कि वो ऐसे वो आर्काइव्स और पुस्तकालयों में जाके और लाइब्रेरीज में जाके ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखें और उनके कंटेंट्स पर थोड़ा रोशन डालें। इनफैक्ट मेरे एक मित्र हैं व्योमेश शुक्ला, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक मित्र हैं व्योमेश शुक्ला, जो वर्तमान हेड हैं नागरिक प्रचारणी सभा के। जब मैंने किताब लिखी थी, उस टाइम नागरिक प्रचारणी सभा की स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। मेरा अगला सवाल वही था कि आपने पूरी किताब में जिक्र किया है कि किस तरह नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई, लेकिन हम उससे जुड़ी, जो प्रचारणी सभा से जुड़ी जो राजनीति है, हमने उसे भी देखा है, मामला अदालतों तक पहुंचा, और उसके बाद व्योमेश जी ने उसका जो पदभार है वो संभाला, और अब वहाँ आर्काइव्स का काम हो रहा है, किताबें छप कर आ रही हैं। जब आप बात करते हैं कि आपको बहुत हेल्प मिली, लेकिन इससे पहले जब हमने स्थिति देखी थी, आपने नागरिक प्रचारणी सभा को 2 हिस्सों में देखा है, आपने शुक्ला जी से पहले देखा है और शुक्ला जी के बाद में देखा है। क्या जो आरोप हमने सुने हैं कि नहीं, वहाँ पर बहुत देखभाल नहीं होती थी, या स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ग्रंथावलियाँ या फिर जो भी पांडुलिपियाँ हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पुरानी किताबें हैं, और मतलब वहाँ रख रखाव नहीं था, क्या आप इन दोनों को उसी तरह से देख पाते हैं जैसी खबरों में आया है?
आपका अनुभव क्या है इसका? जी एक्चुअली जब मैंने अपना रिसर्च शुरू किया था 2003-2004 के करीब, उस टाइम एक्चुअली ज़्यादा लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे थे और ज़्यादातर और लाइब्रेरीज और आर्काइव्स ज़्यादा अच्छी स्थिति में थे उस टाइम। अब तो उनका हालत और बुरा हो गया है और इसका कारण मैं समझता हूँ कि इसका कारण यह है कि एक तो अच्छा ऐसी आर्काइव्स और लाइब्रेरीज में कौन काम करता है? जो लोग यूनिवर्सिटी जाके हिंदी साहित्य या उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य में डिग्री करते हैं, जो ऐसी लैंग्वेजेस और लैंग्वेज लिटरेचर्स और स्क्रिप्ट्स के बारे में सीखते हैं, वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूशंस में काम करने जाते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं शायद वो भाषा के बारे में उतना सोच पाते हैं। न सोच पाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्रोग्राम्स बंद हो रहे हैं, मतलब DU को देखिए, DU, JNU, आजकल ह्यूमैनिटीज़ एजुकेशन के खिलाफ इतना ज़बरदस्त मोर्चा बना है कि हम आने वाले स्कॉलर्स को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम उनको ट्रेन ना करें तो फिर ऐसे वो ग्रंथ भंडार और लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में कौन काम करेगा? जी, आप प्रचारणी सभा के बारे में बता रहे थे, वो सवाल अधूरा रह गया कि अच्छा, क्या sorry. आपने कोई अंतर देखा पहले की जो आपका अनुभव था उसमें और अब का जो प्रचारणी सभा का काम है उसमें? बहुत अंतर है। व्योमेश जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इनफैक्ट आजकल मेरे स्टूडेंट्स उधर जाके रिसर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि अच्छा, हस्तलिखित ग्रंथों की सुरक्षा करना, उनको कंसर्व करना, ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सरकार को अपने स्तर पर या फिर जो स्कॉलर्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ के विभाग हैं, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसमें हम पांडुलिपियों का संग्रहण या उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन, इनको लेकर क्या बदलाव आने चाहिए जिससे और लोगों में अवेयरनेस, जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई विभाग बंद हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ऐसी कोई चीज़ होती है, जो पहुंचते भी हैं उनकी अलग तरीके की हो सकता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं भाषा को लेकर अलग हों, तो ये जो आर्काइव के कलेक्शन का या फिर इसको इस पर काम करने के लिए क्या बदलाव हैं जो आने चाहिए पढ़ने के तरीके में, सरकार के स्तर पर, विभागों के स्तर पर? जी, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहारे की ज़रूरत है, फंडिंग के तौर पे। हाँ एग्जैक्टली, फंडिंग के तौर पे, रिसोर्सेज के तौर पे। लेकिन जो मेन एजेंट्स होंगे वो सब एकेडमिक्स और NGO जैसे इंस्टीट्यूशन से आएंगे, जो लोग ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रहे हैं या एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग जो एकेडमिक्स में जो इस पर रिसर्च करते हैं, हमको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा इस बात को। एंड हाँ, ये एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर आजकल जो संघर्ष चल रहा है कि कि NCERT की टेक्स्ट बुक को चेंज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है। इसमें अगर आज के स्टूडेंट्स मुगलों के बारे में कुछ सीख नहीं रहे हैं या पूरी सुल्तनत और मुगल काल को एक कॉलोनियल और इम्पीरियलिस्ट प्रोजेक्ट के तौर पर समझ रहे हैं, तो फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बचाना, उनको पढ़ना दूर की बात रहेगा। जब तक हम बेसिक फंडामेंटल्स, सिलेबाई और सब्जेक्ट्स और इतिहास की सच्चाई को ना देखें, तो तब तक ऐसे मतलब लाइब्रेरीज और मैन्यूस्क्रिप्ट्स के काम को पहुंच नहीं पाएंगे हम। एक और सवाल उठता है जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, आप जब इतिहास की बात करें कि लेखन कहाँ से शुरू हुआ, पर आज जहाँ पर लेखन खड़ा है, हिंदी साहित्य का जो एक सिनारियो है, अगर आप हिंदी साहित्य, जो भारत में हिंदी के चंद साहित्यकार हैं, आप उस पर नज़र रखते हैं, जो पूरा सर्कल है, तो इसमें बहुत सारे पेटी जो इश्यूज़ होते हैं, उन पर लगातार हमें विवाद नज़र आते हैं। लगातार कोई एक वर्ग है जो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बता रहा है, या पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल कोई डिफरेंस होता है जिसमें चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि पर्सनल आक्षेप तक पहुंच जाते हैं। तो एक तरफ हम बात करते हैं हम भाषा को बचाएंगे, हम साहित्य को बचाएंगे, लेकिन हम दूसरे की असहमति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी पेटी बातों पर हम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो ये जो हम साहित्य के लिए एक बार सेट कर रहे हैं कि नहीं हमें यहाँ जाना चाहिए, और जो असल में चल रहा है हिंदी साहित्य में,
इन दोनों को आप जब देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि क्या स्थिति है ये? देखिए, साहित्यकार ज़्यादातर गर्म मिजाज वाले होते हैं, हॉट हेडेड होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, और इस पैशन को लेकर के वो बहस में जाते हैं। अक्सर विवाद होता है छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन ये साहित्य के क्षेत्र में ये आम बात है, और ये कब से चलते आ रहा है और चलता रहेगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खतरा नहीं है हिंदी साहित्य को, लेकिन हमको इसको देखना चाहिए कि आजकल पूरी दुनिया के स्टेज पर, वर्ल्ड स्टेज पर हिंदी साहित्यकार के कितना इज्जत हो रही है। पिछले साल गीतांजलि श्री की किताब को, रेत समाधि को, वो उसकी ट्रांसलेशन को बुकर प्राइज़ मिला था। उसको देख कर के लोग इन द ओरिजिनल हिंदी में उसको पढ़ना चाह रहे हैं। सो एक्चुअली दुनिया में, सिर्फ यूएस में नहीं है, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं और हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं। अगर दुनिया और अगर अन्य देशों के लोग हिंदी को पढ़ने के लिए इतने एक्साइटेड और मोटिवेटेड हैं, तो यहाँ मतलब इंडियन लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए। जब हम मोर्चा खोलने की बात करते हैं तो केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ में बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। आप जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, आपने वो समय भी देखा था जब जेएनयू को देश का प्रतिष्ठित एक संस्थान माना जाता था, माना अब भी जाता है, लेकिन उसको लेकर एक विलेनीकरण हुआ है, उसको एक विलेन बना दिया गया है। आप इस चीज़ को, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? ये किताब से इतर सवाल है, पर चूंकि आप स्टूडेंट रहे हैं इसलिए पूछना ज़रूरी है। नहीं, एक ज़रूरी सवाल भी ज़रूरी है, क्योंकि समझने की बात यह है कि आजकल अमेरिका में वही हो रहा है, एजुकेशन, शिक्षा, हायर एजुकेशन के साथ वही हो रहा है जो इंडिया में पिछले 20 साल से हो रहा है। मतलब जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, वो हायर एजुकेशन प्रोफेसर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी विलेनाइज कर रहे हैं, वो देश के दुश्मन और विद्रोही बता रहे हैं, एंटी नेशनल बता रहे हैं। वो सेम चीज़ अभी यूएस में हो रही है। ट्रंप का सरकार आजकल हम जैसे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को देशद्रोही और एंटी नेशनल कह रहे हैं, इसलिए कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ, और हम अपने फ्री स्पीच राइट्स, वहाँ पर भी फंड कट्स भी देखे गए हैं। जब हमने हार्वर्ड का उदाहरण देखा कि जहाँ पे सरकार कह रही है कि हम फंड नहीं देंगे, तो ये दबाव बनाने की कोशिशें वहाँ भी जारी हैं। जी हाँ, दो तरह से एकेडमिक्स को थोड़ा काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो सारी गवर्नमेंट फंडिंग को बंद कर रहे हैं, और स्थिति सच में बहुत गंभीर है। हमारी डिपार्टमेंट्स को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारी लैबोरेटरीज़ को सब का फंडिंग कट गया है या पूरी तरह से बंद हो गया है। दूसरी तरफ वो ऐसे प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आप ऐसे विषयों के बारे में पढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। ये सेंसरशिप तो हमने डीयू में और बाकी विभागों में भी, देश की विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये है कि पीएचडी की, जी पहले तो सेल्फ सेंसरशिप ही हो जाती है, उसके बाद जब विषय आगे जाता है, प्रोफेसर्स तक जाता है, तो फिर उसमें बदलाव होते हैं। और वो बदलाव ऐसे नहीं है कि वो आपके जो आपका विषय है, जो आप शोध सोच रहे हैं कि आप उस पर रिसर्च करेंगे तो कुछ अच्छा कॉन्क्रीट नतीजा मिलेगा। वो ऐसा बदलाव है जो इसलिए किया जा रहा है जिससे कोई नाखुश ना हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। लोग आजकल यूएस में भी लोगों ने अपने को सेल्फ सेंसर करना शुरू किया है, और उसका इफेक्ट बहुत ही चिलिंग है, बहुत ही डरावना है। और ये भी है ना कि आजकल इधर के स्कॉलर्स अमेरिका जाने से थोड़ा डर जाते हैं, हेजिटेंट होते हैं, और यूएस के स्कॉलर्स इधर आने के लिए भी डरते हैं। जी, हम देख रहे हैं कि विदेशी स्कॉलर्स के साथ भारत में क्या बर्ताव हुआ है। कोई डिपोर्ट हो रहा है, कोई एयरपोर्ट से वापस जा रहा है, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा है। जी। और ट्रंप सरकार ने ऐसे कितने सारे इंडियन्स को बाहर निकाला है, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स, क्योंकि उन्होंने वो सरकार के खिलाफ या अमेरिकन सरकार के खिलाफ, चाहे जर्मनी के सरकार के खिलाफ, इंडिया के सरकार के खिलाफ या इजराइल की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। जबकि ये डेमोक्रेसीज के लिए बिल्कुल आम बात है कि वहाँ पर असहमति के लिए पूरी जगह होती है, नेसेसरी बात है। जी। एक आखिरी सवाल है, ये किताब जब आप देखते हैं, खासकर हिंदी के छात्रों के लिए,
आपकी किताब, आपको क्या लगता है कि क्या एक ऐसी बात है जो आप चाहेंगे कि ये जो आपने जर्नी शुरू की है मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर, आपने बुक लॉन्च में भी इस बारे में बात की थी कि आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी इसे और आगे लेकर जाए, और क्या आप इस किताब के हवाले से और क्या संदेश देना चाहते हैं स्कॉलर्स को और आने वाले छात्रों को कि वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर किस तरह आगे बढ़ें? जी, मुझे इसकी आशा है कि जो लोग इस किताब को पढ़े, जो छात्र इसको पढ़े, जो छात्र साहित्य, हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य, संस्कृत साहित्य, पर्शियन साहित्य पे काम करना चाहते हैं, कि उनको इस किताब पढ़ के हस्तलिखित ग्रंथों के साथ काम करने, शोध कार्य करने का प्रोत्साहन और साहस मिले। जो लोग एकेडमिक्स में नहीं हैं, हायर एजुकेशन में नहीं हैं और इसको पढ़े, मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ के उनको मध्यकालीन हिंदी साहित्य, प्री कॉलोनियल हिंदी लिटरेचर के बारे में और पढ़ने का साहस मिले और प्रोत्साहन मिले। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब बात आती है विचारधारा की या टू स्पीक ट्रुथ टू द पावर्स, तो लेखकों ने भी, हमने भारत में देखा बहुत सारा, एक लेखकों का एक वर्ग है जिसने बहुत सारा विरोध प्रदर्शन किया है, जो लगातार मुखर है, वोकल है सरकार के खिलाफ, या कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो ये चीज़ जब आती है तो बहुत सारे लोग उसमें बुरा मान जाते हैं। लेखकों का एक दूसरा वर्ग है जो बुरा मान जाता है कि नहीं। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या लेखकों को कोई स्टैंड लेना चाहिए? समाज का जो वर्ग, समाज जो है या जो आम लोग होते हैं वो लेखकों को एक ऊंची निगाह से देखते हैं कि ये खड़े होंगे, ये हमारे प्रतिनिधि के तौर पे बात करेंगे। आप इससे कितना सहमत हैं कि लेखकों को एक स्टैंड लेना चाहिए? कोई भी पार्टी की बात नहीं है, ये कोई भी सत्ता जो है, सत्ता के दबाव को कहाँ तक लेखक सहन करे और क्या उसके खिलाफ बोले, इसे आप कैसे देखेंगे? तो जैसे आप जानती हैं, मैं तो JNU का स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मुझ पर मार्क्सवाद और वो वामपंथी सिद्धांत और वामपंथी विचारधारा का असर है, प्रभाव है। लेकिन मुझे लगता है ये क्या वो स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम सबको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है। वो अनिवार्य हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। सवाल इस बात का है कि वो टाइम, वो किस जगह पर स्टैंड, किस मुद्दे पर, किस चीज़ पर, किस बात पर स्टैंड ले। हाँ, सारे साहित्यकारों को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना पड़ेगा। खासकर आज की दुनिया में जब फासीवाद इतना फैल रहा है, यूरोप में भी, इंडिया में भी, US में भी अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, तो हम सबको कभी ना कभी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और लेखकों को भी इसमें आगे आना चाहिए। जी। टाइलर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से एक गुजारिश है कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें और जानें कि भारत में लेखन की नींव कहाँ से पड़ी थी। नमस्कार।